नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत की। एकनाथ शिंदे की नाराजगी की वजह आखिर क्या है? वो क्यों बार बार अपने बयानों में सियासी भूचाल पैदा कर रहे हैं? महाराष्ट्र में बीजेपी सशक्त है, इसलिए शिंदे के बयानों का देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति की सरकार पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके बावजूद बीजेपी की कोशिश है कि महायुति में हर किसी की नाराजगी को दूर किया जाए। अब दिल्ली में मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से एकनाथ शिंदे को अहमियत दी, उससे भी इसकी पुष्टि हो जाती है। इसके बावजूद शिंदे के रुख में बहुत पॉजिटिव बदलाव दर्ज नहीं हुआ। लिहाजा बीजेपी ने उनकी बार बार की नाराजगी को दूर करने की बजाय अपनी आक्रामकता को बरकरार रखने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में महायुति में खींचतान जारी है और इसी पर पेश है आज हमारी ये खास पेशकश, महाराष्ट्र की सियासत। बीजेपी शिवसेना में दूरी। क्या शिंदे बनेंगे मजबूरी? शिंदे का सियासी इतिहास। क्या बीजेपी करेगी विश्वास? महायुति का सियासी गणित। किसका सधेगा हित? तो एकनाथ शिंदे सरकार में बराबरी की दखल चाहते हैं और डिप्टी सीएम के तौर पे वो खुद को अब तक सहज नहीं कर पा रहे हैं। इसी के चलते वो बार बार अपनी नाराजगी भी दिखाते हैं। अब शिंदे के हल्के में नहीं लेने वाले बयान इस बात का इशारा है कि उनकी नाराजगी अब चरम पर है। दिल्ली में मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण के दौरान पीएम मोदी ने उन्हें खास अहमियत देकर उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश की, लेकिन बात उससे भी नहीं बनी। लिहाजा महायुति में शिंदे अब अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। देखिए, अलग थलग पड़े शिंदे। महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज है। महायुति सरकार में एकनाथ शिंदे की बार बार की नाराजगी के बाद बीजेपी अब नई संभावनाओं पर गौर करना शुरू कर चुकी है। शिंदे के हल्के में नहीं लेने के बयान के बाद से कई तरह की सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं। उनकी नाराजगी इस कदर बढ़ी हुई है कि वो उन बैठकों से खुद को दूर रख रहे हैं जिनकी अगुवाई खुद राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की है। दिलचस्प बात यह है कि बैठक उनके आधिकारिक कार्यक्रम में भी लिस्टेड थी। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक बैठक शिंदे के विभाग से संबंधित थी, लेकिन उन्होंने पहले ही सूचित कर दिया था कि वे पूर्व निर्धारित कामों की वजह से इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। सवाल यह है कि क्या शिंदे का मलंगगढ़ माघी पूर्णिमा उत्सव में जाना कैबिनेट की बैठक से ज्यादा जरूरी था, या शिंदे ने जानबूझकर इसे छोड़ दिया? इस बैठक में फडणवीस सहित दूसरे मंत्री और डिप्टी सीएम अजीत पवार शामिल हुए। बड़ी बात यह है कि अजीत पवार फडणवीस की किसी बैठक को नहीं छोड़ रहे हैं, वो हर बैठक में शामिल हो रहे हैं। फडणवीस द्वारा बुलाई गई बैठकों में शामिल न होने वाले शिंदे ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीएस सरकार के पतन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2022 में जब उन्हें हल्के में लिया गया तो उन्होंने मौजूदा सरकार को गिरा दिया था। हालांकि महाराष्ट्र का जो सियासी समीकरण है उसके हिसाब से शिंदे का नाराजगी का फडणवीस सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बावजूद बीजेपी की कोशिश है कि महायुति में किसी भी तरह की हलचल न रहे और इसी वजह से उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी शिंदे से मिले, मुलाकात कुछ ही सेकंड्स की थी। पीएम मोदी ने उन्हें अहमियत देकर उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश की, लेकिन शिंदे इससे बहुत ज्यादा खुश नहीं हुए। दरअसल एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद न मिलने से नाराज थे ही अब देवेंद्र फडणवीस ने कुर्सी संभालने के बाद उन पर नकेल कसना शुरू कर दिया। फडणवीस और शिंदे के बीच विवादों की लिस्ट लंबी होती जा रही है और शिंदे की नाराजगी बढ़ती जा रही है। जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बाला साहब और दिगे साहब का कार्यकर्ता हूँ, ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए। और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया, सरकार को बदल दिया, आम लोगों के
मन की सरकार को हमने लाया वहां पर, और डबल इंजन की जो लोग चाहते थे, डबल इंजन की सरकार चली। और देखो, मैंने उस वक्त कहा था विधानसभा के पहले मेरे भाषण में कि मैं और देवेंद्र जी 200 से ज्यादा सीटें लाऊंगा, तो 232 सीट आई है। और इसलिए मुझे हल्के में मत लेना, ये इशारा जिनको समझना है वो समझ ले। कोल्ड वार का ये असर हुआ है कि जिस सरकार को अभूतपूर्व बहुमत मिला, शायद महाराष्ट्र में पहली बार किसी सरकार को बहुमत मिला, उसके बाद भी सरकार चलती हुई नहीं दिख रही। खबर इस बात की है कि कौन किसके पाय खींच रहा है। तो जाहिर तौर पे ये जो पूरी इमेज है इस सरकार के लिए अच्छी नहीं है। अन्यथा होता ये कि सरकार बनती और बड़े बड़े काम करती तो लोगों को लगता कि बदलाव हो गया। बदलाव से पहले सरकार खुद को संभालने में लगी है, ये बड़ा असर है। देखिए, शिंदे की मजबूरी है कि इस तरह की भाषा नहीं बोलेंगे तो उनकी पार्टी टूट जाएगी। उनको अपनी पार्टी को एकजुट रखना है और अपना रेलिवेंस बनाए रखना है। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा हो और आज जिसके पास इस बात का भी अधिकार नहीं कि अपना पीएस किसे रखे, अपना पीए किसे रखे, या एक एक कमेटी में उनको आने के लिए खुद की ही सिफारिश लगानी पड़े, तो जाहिर तौर पर रेलिवेंस बनाए रखने के लिए इस तरह के बयान देना जरूरी है। और ये इसको एक नूरा कुश्ती भी एक शब्द है कि मैं यदि मेरा हाथ नहीं पकड़ा तो मैं तुमको मार दूंगा, बिल्कुल वैसे ही भाषा है। हालांकि शिंदे को एक बेनिफिट है कि दिल्ली का समर्थन अब भी उनके साथ है। तो महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार लगातार कई फैसले भी ले रही है। इसमें से कुछ फैसले ऐसे हैं जो एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री के तौर पर लिए थे, उसको फडणवीस ने पलट दिया है। एमएसपी वाली शिंदे सरकार की योजनाओं की जांच अब होगी। एक के बाद एक शिंदे सरकार के फैसले अब पलटते जा रहे हैं, उनमें नाराजगी बढ़ी हुई है। शिंदे को इसका अंदेशा है कि महायुति की सरकार में उन्हें हाशिए पर डालने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि एक तो वो मुख्यमंत्री फडणवीस से अलग अपनी सियासत को चमकाने में लगे हुए हैं, अपने तरीके से सरकार चलाने पर अड़े हुए हैं। तकरार का कारण ताजा मामला शिंदे के कार्यकाल में लिए गए एक फैसले से जुड़ा है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने शिंदे सरकार के दौरान पास हुए जालना जिले के खारपुड़ी के 900 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की जांच के आदेश दिए हैं। ये एकनाथ शिंदे के लिए बड़ा झटका है। उस प्रोजेक्ट को शिंदे सरकार ने हरी झंडी दिखाई थी। इसी तरह से बीएमसी के 1400 करोड़ के अहम टेंडर को भी रद्द कर दिया गया, वो भी पिछली सरकार के दौरान ही पारित हुआ था। आरोप था कि कुछ खास कॉन्ट्रैक्टर्स को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर की प्रक्रिया में बदलाव किया गया था। इस फैसले से एसटी महामंडल को करीब 2000 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान था। उन्होंने कहा कि ये टेंडर पारदर्शी तरीके से नहीं हुआ था और नए सिरे से पूरी प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया। फडणवीस ने हर जिले के लिए गार्डियन मिनिस्टर नियुक्त करने का फैसला किया, लेकिन इसमें शिंदे के करीबी नेताओं का नाम नहीं था। एकनाथ शिंदे की पार्टी से कैबिनेट मिनिस्टर भरत गोगावले, नासिक के मालेगांव से मंत्री बने दादा भूसे को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। रायगढ़ में राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता सुनील तटकरे की बेटी और मंत्री आदिति तटकरे को जिम्मेदारी दी गई, जबकि नासिक का कार्यभार गिरीश महाजन को सौंप दिया गया। इससे नाराज होकर शिंदे अपने पैतृक गांव चले गए। नाराजगी इतनी बड़ी कि मामला दावोस तक पहुंच गया, जिसके बाद फडणवीस को गार्डियन मिनिस्टर्स के नाम रोकने पड़े। फडणवीस ने सरकारी प्रोजेक्ट्स पर नजर रखने के लिए वॉर रूम तैयार किया, लेकिन शिंदे उसमें शामिल नहीं हुए। जवाब में शिंदे ने भी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना ली और सरकारी योजनाओं की समीक्षा खुद ही शुरू कर दी। शिवसेना बीजेपी के रिश्ते भी नाजुक मोड़ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री बनने के बाद फडणवीस ने शिंदे को घेरने की कोशिश की हो। अब दोनों ही अपनी अपनी ताकत दिखाने के मौके तलाश रहे हैं। एक एक कर देखते हैं कि कैसे फडणवीस और शिंदे एक दूसरे पर वार करने की कोशिश कर रहे हैं। जो महायुति के पक्ष में मैंडेट आया या महाराष्ट्र का जो चुनाव का जो जनादेश था वो हैवीली भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, और उसमें भी ऐसा बैलेंस किया मतदाताओं ने महाराष्ट्र के 92% स्ट्राइक रेट के साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत कर आए हैं। और अजीत पवार की जो समाज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ है। ऐसे में शिवसेना शिंदे जो असली शिवसेना है उसका बेचैन होना स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले उनको मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया था, लेकिन चुनाव के बाद जो सामने आया मैंडेट, उसके आधार पर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बने। और ये बहुत अरसे बाद हुआ है कि शिवसेना का मुख्यमंत्री नहीं है महाराष्ट्र में। ये सबसे बड़ी बेचैनी है शिवसेना की। और ऐसे में
शिंदे का ये कहना कि उनको हल्के में ना लिया जाए, ये बात बोलना ही बहुत हल्के में लेना है कि कोई उनको हल्के में जरूर। एकनाथ शिंदे की आखिर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि वो फडणवीस के बढ़ते असर को हजम नहीं कर पा रहे हैं। महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी सशक्त है। महायुति से अगर एकनाथ शिंदे गुट अलग हो जाता है तो उस हालत में भी फडणवीस की सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात का शिंदे भी इस बात को लेकर काफी वाकिफ हैं और इसलिए अब उनके तेवर ढीले पड़ते जा रहे हैं। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि वो महायुति में किसी भी तरह की नाराजगी से इनकार कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शिंदे के तेवर ढीले। एकनाथ शिंदे की बढ़ रही नाराजगी पर बीजेपी ने बहुत तवज्जो नहीं देने का फैसला किया है। बीजेपी ने शिंदे के गढ़ में दस्तक देने की तैयारी कर ली है। महाराष्ट्र के वन मंत्री और बीजेपी नेता गणेश नाइक ठाणे में जनता दरबार लगाने का फैसला करके अपना इरादा साफ कर चुके हैं। ये इलाका शिवसेना प्रमुख का मजबूत गढ़ माना जाता है। बीजेपी की तरफ से शिवसेना के असर वाले इस क्षेत्र में इसे सीधी चुनौती पेश करने के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि शिंदे और बीजेपी दोनों ने सार्वजनिक रूप से किसी भी तरह के कोल्ड वॉर से इनकार किया है, लेकिन सियासी घटनाक्रम बताता है कि दोनों के रिश्ते सामान्य नहीं हैं। गणेश नाइक और एकनाथ शिंदे की राजनीतिक प्रतिद्वंदता पुरानी है। नाइक पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी में थे और नवी मुंबई में उनका दबदबा था, जबकि शिंदे ठाणे और पालघर क्षेत्र में शिवसेना के प्रमुख नेता थे। दोनों के बीच राजनीतिक टकराव वर्षों से चला आ रहा है। दरअसल एकनाथ शिंदे के बिना भी महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार पर कोई आंच नहीं आने वाली है। महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी के पास अपने दम पर 132 सीटें हैं। अजित गुट के पास 41 सीटें हैं, वहीं शिंदे गुट के पास 56 सीटें हैं। इस तरह से महायुति का आंकड़ा 230 का है। अब अगर शिंदे की 56 सीटें हटा दी जाएं, तब भी महायुति के पास 173 सीटें हैं, जो बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में अगर एकनाथ शिंदे अपने तेवर को ढीला नहीं करते तो उनकी चुनौतियां बढ़ जाएंगी। सारे समीकरणों पर गौर करते हुए बीजेपी अब किसी भी तरह की रियायत एकनाथ शिंदे गुट को देने के पक्ष में नहीं है और आने वाले दिनों में बीजेपी अपनी आक्रामकता को बढ़ाने वाली है। बीजेपी नहीं, महाराष्ट्र बीजेपी हम बोले तो शायद उनको दरकिनार कर रहे, क्योंकि महाराष्ट्र बीजेपी का इस बार एजेंडा बिल्कुल साफ है। सब जगह बीजेपी 10 महानगर पालिकाओं के चुनाव होने उसके पहले बीजेपी सीधा संदेश दे रही कि अब सब जगह हम आएंगे। कुछ जगहों पे खासतौर एमएमआर में शिंदे की ताकत है, इसलिए बीजेपी अपनी ताकत इतनी बढ़ाना चाहती है कि अब सब जगह आए। महानगर पालिकाएं महाराष्ट्र में शासन चलाने का एक बहुत बड़ा जरिया है और इसलिए सीधे तौर पर शिंदे को मैसेज दिया जा रहा है अब वो कहीं नहीं, सब जगह भाजपा। देखिए शरद पवार अपने उम्र के अंतिम पड़ाव पर और अंतिम पारी खेल रहे हैं। उनके पास एक मुश्किल है कि उनके बीजेपी के करीब होने का भ्रम बना रहे। यही काम उन्होंने 2014 में किया, फिर 19 में उन्होंने कोशिश की। बीजेपी के साथ वो नजदीकियां इसलिए दिखाते कि उनकी पार्टी ना टूटे। यदि संदेश गया कि उनकी पार्टी अब बीजेपी की करीबी नहीं है तो लोग छोड़कर उनको चले जाएंगे। तो शरद पवार हर उस मंच पर जाते हैं जहां से ये मैसेज जाता कि पावर आने वाली है। उनकी पार्टी ही तब तक जिंदा है जब तक पावर आने की उम्मीद है। इसलिए शरद पवार बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन साथ खड़े होने का आभास जरूर कराते रहेंगे। महाराष्ट्र एक कैश रिच स्टेट है और उसमें हर कोई पार्टी ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लॉयन शेयर उसके पास जाए। तो अगर लॉयन शेयर नहीं जा रहा होता है तो पार्टियों का बेचैन होना स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ा हिस्सा सत्ता का या सत्ता से होने वाले फायदों का, संसाधनों का शिवसेना के साथ बांटने को तैयार है। तो महाराष्ट्र में अलग तरह का सियासी समीकरण बना हुआ है। हालांकि फडणवीस महायुति में कोई विरोध भी नहीं चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से एकनाथ शिंदे मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं उसे देखते हुए अब उन्हें किनारा करने की रणनीति पर अमल किया जा रहा है। शरद पवार महाविकास अघाड़ी में रहने के बावजूद न सिर्फ महाराष्ट्र सरकार की तारीफ कर रहे हैं, साथ ही पीएम मोदी के साथ जिस तरह से उनकी केमिस्ट्री बनी हुई है उससे भी महाराष्ट्र में नए सियासी समीकरण बनने की गुंजाइश बढ़ गई है। देखिए, शिंदे होंगे किनारे। एकनाथ शिंदे की सियासी धमकी फडणवीस सरकार के लिए परेशानी की बात नहीं है। इसके बावजूद शिंदे का सियासी इतिहास बगावती रहा है। 2022 में एकनाथ शिंदे के 40 विधायकों के साथ बगावत करते हुए शिवसेना को 2 भागों में बांट दिया गया। महाविकास आघाड़ी सरकार इसके बाद गिर गई। बाद में उन्होंने बीजेपी के साथ
सरकार बनाई, वे खुद मुख्यमंत्री बने। हालांकि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल करके शिंदे गुट को जोर का झटका दिया। दोबारा सीएम बनने का उनका सपना तो टूटा ही, अहम विभागों के लिए भी उनके दबाव की रणनीति काम नहीं आई। अब बगावती तेवर दिखाकर बीजेपी के साथ पंगा लेकर उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। दरअसल बीजेपी शिंदे की बार बार की नाराजगी को दूर करने के बजाय अब उनसे किनारा करने की तैयारी में है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को चुनौती देकर वो सत्ता पर काबिज हुए थे और उन्हें लगता है कि वो बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति सरकार को भी उसी तर्ज पर पलट सकते हैं। लेकिन इस बार सियासी समीकरण उनके पक्ष में नहीं है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों दिल्ली में आयोजित 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया था। उस कार्यक्रम में शरद पवार ने भी शिरकत की थी। मंच पर पीएम मोदी और शरद पवार के बीच जो इमोशनल केमिस्ट्री बनी, उसके अपने सियासी मायने हैं। शरद पवार महाविकास आघाड़ी गठबंधन में हैं, लेकिन वो लगातार महाराष्ट्र में सत्ता पक्ष की तारीफ करते रहे हैं। इस लिहाज से संभव है कि शरद पवार और अजीत पवार में सहमति बनती है तो वो महाराष्ट्र में बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं। राजनीति में इस तरह के समीकरण बनने की गुंजाइश बनी रहती है। शरद पवार की पोजीशनिंग बड़ी विचित्र होती है और उनको समझना बहुत आसान काम नहीं है। वो एक तरफ तो प्रधानमंत्री के साथ दिखाई दिए। एक दिन उन्होंने कहा कि जब वाजपेयी की सरकार गिरी थी 1 वोट से, वो 1 वोट उन्होंने ही मैनेज किया था। वो कभी अपने भतीजे अजीत पवार के साथ दिखाई देते हैं। तो शरद पवार की राजनीति बहुत आसान नहीं है और उसको बहुत आसानी से कोई आप निष्कर्ष निकाल लें, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि अजीत पवार के जरिए शरद पवार के जितने भी स्वार्थ हैं महाराष्ट्र में पूरे होने लगे हैं और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की देवेंद्र फडणवीस सरकार बहुत मजबूत स्थिति में आ चुकी है और ऐसी मजबूत स्थिति में शिवसेना का उसके साथ बने रहना मजबूरी ही है। मतलब बीजेपी अपने आप से शिवसेना को ये नहीं कहने वाली कि आप हमें छोड़ के चले जाइए, लेकिन उनको इतने हल्के में ज़रूर लेना शुरू कर देगी ताकि अगर शिवसेना एकनाथ शिंदे को लगे कि इस दिन दामन तोड़ना है तो बीजेपी उस दिन उनसे आसानी से दामन छुड़ा सकती है। सरकार में शामिल शिवसेना और बीजेपी भले ही एक साथ हों, लेकिन जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं उससे साफ है कि एकनाथ शिंदे कहीं न कहीं नाराज हैं और उनकी नाराजगी सरकार में पकड़ को लेकर है। उन्हें लगता है कि सरकार में जो उनकी पकड़ थी वो धीरे धीरे छूटती जा रही है और मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ज़्यादा ताकतवर हो रहे हैं। शायद यही वजह है कि उन्होंने गोंदिया भंडारा के दौरे पर ये बयान दिया कि कोई उन्हें हल्के में ना ले। 2020 में जब उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ सकते हैं तो आगे कुछ भी हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।